हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं बौद्धिक विकास। हमने पिछली कक्षाओं में कुछ चर्चाएं की थी, जिसमें हमने देखा था इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, बुद्धि की विशेषता क्या होती है, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। साथ ही साथ हमने समझा था कि बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है। और हमने लगे हाथ बुद्धि के सिद्धांतों पर भी चर्चा किया था। तो कुछ सिद्धांत कल हमने डिस्कस किए थे, चाहे वो आपका एक कारक हो, चाहे द्विकारक हो, चाहे वो आपका बहुतत्व का सिद्धांत हो। हमने 5 से 6 सिद्धांतों के बारे में कल बात की थी। उसी के आगे आज जो हमारे 1-2 सिद्धांत और बचे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। बाकी जो आपके छोटे-मोटे बच जाते हैं, उन्हें हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत के बारे में। ठीक, तो ये द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं। तो जो द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक आर बी कैटल महोदय हैं। इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1963 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इनके सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है, बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इन्होंने बताया, जो आर.वी. कैटल महोदय हैं, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अब वो हैं कौन-कौन? ज़रा हम उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है द्रवीकृत बुद्धि, यानी कि जिसे हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। ये क्या होता है? तो जो द्रवीकृत बुद्धि का निर्धारण है, वो आनुवांशिक कारकों से होता है। द्रवीकृत बुद्धि जो है, वो जो स्पीयरमैन ने एस कारक बताया था, उसी के समान होता है और इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित होती है। तो जो आर.वी. कैटल के द्वारा द्रवीकृत बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, वो स्पीयरमैन के किस सिद्धांत से मिलता-जुलता है? तो स्पीयरमैन के सिद्धांत थे, उसमें जो एस कारक था, उससे मिलता-जुलता है, उसके समान होता है और इसमें मुख्य रूप से तर्क शक्ति पाई जाती है। वहीं इन्होंने जो दूसरा तत्व बताया, वो है घनीकृत बुद्धि। अब जो घनीकृत बुद्धि है वो क्या है? तो इन्होंने बताया कि द्रवीकृत बुद्धि के विपरीत जो घनीकृत बुद्धि का निर्धारण है, वो वातावरणीय कारकों के द्वारा होता है। स्पीयरमैन ने भी तो 2 कारक बताए थे, एक था एस कारक और एक था जी कारक। जी क्या था? वो जनरल था और एस क्या था? स्पेसिफिक था। ठीक? तो इन्होंने बताया कि जो द्रवीकृत बुद्धि के विपरीत घनीकृत बुद्धि का निर्धारण है, वो वातावरणीय कारकों से होता है। वहीं जब इन्होंने द्रवीकृत की बात की थी, तो इन्होंने बताया कि इसका निर्धारण आनुवांशिक होता है। ठीक? इस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है, जिन्हें व्यक्ति अपनी द्रवीकृत बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। यानी कि जो घनीकृत है, इसको अर्जित किया जाता है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार इसको अर्जित करता है। लेकिन जो द्रवीकृत है, ये हमने घनीकृत की बात की, लेकिन जो द्रवीकृत होता है, वो जन्मजात कह सकते हैं होता है और इसका निर्धारण आनुवांशिक से होता है। लेकिन घनीकृत का जो निर्धारण होता है, वो वातावरण से होता है। ठीक? इस बुद्धि का विकास प्रौढ़ावस्था में भी होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण वातावरण करता है।
और व्यक्ति जो होता है वो अनुभवों के आधार पर इसको अर्जित करता है। तो जो व्यक्ति है वो प्रौढ़ावस्था में भी अर्जित कर सकता है, ठीक? तो जो अभी आपने देखा द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? तो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया, ठीक? ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब जो अगला सिद्धांत है वो क्या है? वो है त्रिबुद्धि सिद्धांत। अब त्रिबुद्धि सिद्धांत के बारे में आपको भी कुछ पॉइंट समझना है, ठीक? अब हम बात करेंगे त्रिबुद्धि सिद्धांत की। त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो त्रिबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं स्टर्नबर्ग हैं, ठीक? इनमें आपको यही ध्यान रखना है कि त्रिबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं स्टर्नबर्ग हैं, ठीक? इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की है। अब वो 3 प्रकार की बुद्धि कौन-कौन सी है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो इनके अनुसार जो बताई गई पहली बुद्धि है, वो है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि, तो व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान लोग अपने बाहरी वातावरण से सफल तरीके से व्यवहार करने में विशेष रूप से कुशल होते हैं। जिनका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहारिक बुद्धि वाले लोग, जो उनके बाहरी वातावरण है, उनसे व्यवहार बनाने में वो अच्छे होते हैं। उनके अंदर एक विशेष कुशलता होती है कि जो उनका बाह्य वातावरण है, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरी इन्होंने बताई कि रचनात्मक बुद्धि। अब जो रचनात्मक बुद्धि है वो क्या है? तो इनके अनुसार रचनात्मक बुद्धि नई समस्याओं को संभालने या फिर नई स्थितियों से निपटने के लिए नए तरीके बनाने के लिए मौजूद ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता होती है। इन्होंने बताया कि जो रचनात्मक बुद्धि है वो जो भी नई समस्याएं आ रही हैं उनको संभाल सकता है, नई स्थितियों के साथ परिस्थितियों से निपटने के लिए नए तरीके बनाने के लिए इसके अंदर जो ज्ञान मौजूद होता है उसको उपयोग करने की ये क्षमता होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन वो सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जब उनको जिस ज्ञान का उपयोग करना होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। समस्याओं के समय वो विचलित हो जाते हैं। कोई नई परिस्थिति आती है वो घबरा जाते हैं। लेकिन जो रचनात्मक बुद्धि होती है, इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर जो भी मौजूद ज्ञान है उसको ये उपयोग करने की क्षमता देता है, ठीक? तीसरा इन्होंने बताया विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है, विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। वैसे भी आपने जब बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों की बात की थी, तब आपने वहाँ भी देखा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हर एक परिस्थिति का सामना कर लेता है, अपने समस्याओं का समाधान कर लेता है, वो अपने धैर्य को नहीं खोता है। तो आपने कई विशेषताएं देखी थी, तो उन्हीं में से एक इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो विश्लेषणात्मक होती है। अब विश्लेषणात्मक बुद्धि में क्या होता है? तो इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है, ठीक? तो ये बताया गया था किसके द्वारा? स्टर्न वर्ग के द्वारा। और ये किसके? ये त्रिबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक? ये आपने देख लिया कि कौन-कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं। आपने 7 से 8 बुद्धि के सिद्धांत को देख लिया। अब जो आपके 1-2 बच रहे हैं उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ठीक? अब आगे देख लेते हैं हमें क्या देखना है। अब हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण पर। बुद्धि परीक्षण पर क्या बात करेंगे? तो बुद्धि परीक्षण क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही समझते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो कि अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, तो वो थे अल्फ्रेड बिने थे।
उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि यदि मंद बुद्धि के बालकों की अलग से विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाए तथा शिक्षण की व्यवस्था की जाए, तो वो भी अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था जो बुद्धि परीक्षण की बात जिन्होंने की, अल्फ्रेड बिने। इन्होंने बताया, अपने अध्ययन से ये पता किया या अध्ययन के दौरान इनको ये पता चला कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं, अगर उनको विशेष कक्षाएं दी जाए, उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाए, शिक्षण की व्यवस्था की जाए, तो वो भी अपनी बुद्धि का विकास करके एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। और क्या होगा इससे? और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये उनके सामने एक चुनौती थी कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि कक्षा में कितने बालक बुद्धि की कमी के कारण असफल हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साइमन थे, उनके सहयोग से बुद्धि परीक्षण के लिए एक मानदंड तैयार किया। किसने? जो अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने साइमन की मदद से एक मानदंड तैयार किया, जिसे उन्होंने विने साइमन बुद्धि परीक्षण नाम दिया, अपने ही नाम पर। ठीक। अब जरा हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसे हम जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये तो इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि के प्रकार की अगर बात की जाए, तो इन्होंने बुद्धि के प्रकार कई बताए। इन्होंने बताया कि बुद्धि शाब्दिक होती है, इन्होंने बताया कि बुद्धि अशाब्दिक होती है, बुद्धि सीमा समय सीमा युक्त बुद्धि होता है, समय सीमा रहित बुद्धि परीक्षण होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुद्धि परीक्षण की। तो जो इन्होंने बताया कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब जो शाब्दिक और सामूहिक का उदाहरण है, उसमें सबसे पहले आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। दूसरा क्या आता है? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। तीसरा क्या आता है? वेस्लर बुद्धि परीक्षण। चौथा आता है मेरिल पामर परीक्षण। और तीसरा का ये जो इन्होंने चौथा बताया था, चौथा नहीं, चार तो हमने देख लिया। इन्होंने जो पांचवा बताया, वो पांचवा क्या था? तो इनके द्वारा बताया गया जो पांचवा था, उसे हमने मोनो द मेनोसोटा प्री स्कूल स्केल नाम दिया, यानी कि पूर्व विद्यालय परीक्षण नाम दिया। कौन सा? तो मेनोसोटा, ये नाम याद रखेंगे आप। और भी हैं, सिर्फ यही चार नहीं है। ये तो एक चार्ट था जिसके माध्यम से हमने देखा। अभी हम आगे भी देखते हैं कि व्यक्तिगत में कौन सा आता है, शाब्दिक में कौन सा आता है, सामूहिक में कौन सा आता है, क्या होते हैं ये, थोड़ा सा हम इन पर भी चर्चा करते हैं। तो ये आपने जो अशाब्दिक था, इसमें भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही अशाब्दिक होते हैं। ठीक। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा सामूहिक है, कौन सा अशाब्दिक है, कौन सा शाब्दिक है, कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है जो शाब्दिक अशाब्दिक में है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये तो सब उसके उदाहरण हैं, यानी कि इसके ये सब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण होते हैं। तो जो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन कर सकता। व्यक्तिगत का मतलब, व्यक्तिगत का मतलब किसी एक व्यक्ति से। ठीक। परीक्षण के लिए परीक्षणकर्ता जो होता है वो पहले से ही प्रश्न को तैयार करके रखता है। बुद्धि परीक्षण में जो प्रयोग किए गए प्रश्न होते हैं वो शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक या कोई भी हो सकते हैं, या फिर
इनमें से तीनों ही प्रकार के प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही तरीका इसमें शामिल किया जाए। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, इसके द्वारा बुद्धि का मापन करते समय ये ज़रूरी होता है कि जो परीक्षणकर्ता का संबंध परीक्षार्थी के साथ मधुर और सौम्य होना चाहिए। साथ ही साथ वो योग्य, कुशल, व्यावहारिक और प्रशिक्षित हो, ताकि जो विद्यार्थी है उसे भय ना लगे, वो निसंकोच रूप से उसके जो प्रश्न हैं उसका उत्तर दे सके। तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे परीक्षण किए जाते हैं जिनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। तो ज़रा हम उस परीक्षण पर बात कर लेते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो सबसे पहला नाम लेंगे हम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। अगला नाम है बैचलर बुद्धि परीक्षण। ये सारे परीक्षण आपको पता होने चाहिए कि व्यक्तिगत है या फिर ये आपके सामूहिक है। और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैरिल पामर बुद्धि परीक्षण। ठीक। अगला है मेनोसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण। आपने अभी भी देखा था, मेनोसोटा के बारे में आपने पहले ही देखा था, द मेनोसोटा प्री स्कूल स्केल। ठीक। अगला है कोर्ज ब्लॉक्स डिजाइन टेस्ट। अगला है जैसिल विकास अनुसूची। अगला है बोर्ड तर्क बुद्धि परीक्षण और लास्ट है भाटिया बुद्धि परीक्षण। ये तो शायद आपसे पूछा भी जा चुका है कि जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है, ये व्यक्तिगत है या फिर ये सामूहिक होता है। ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, इसके अंतर्गत हमने 9 परीक्षणों को रखा है। ठीक। अब जो ये बुद्धि परीक्षण होता है, इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। यानी कि जैसे इस परीक्षा में जो परीक्षण करता है, उसका व्यवहार मधुर, सौम्य होना चाहिए। जो परीक्षण करता है, परीक्षण करता है, उसका संबंध परीक्षार्थी के सामने अच्छा होना चाहिए। वो एक प्रशिक्षित होना चाहिए। परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के कार्यों, विचारों, मानसिक स्थिति, इन सभी के अध्ययन कर सकता है। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं होती हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ क्या इम्पोर्टेंट था, ये उदाहरण ध्यान रखना कि कौन सा जो परीक्षण है वो व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है और कौन सा परीक्षण है जो सामूहिक के अंतर्गत आता है। ये तो हमने बात की व्यक्तिगत की। अब जरा हम बात कर लेते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। सामूहिक, जैसे आपने व्यक्तिगत में देखा तो सिर्फ एक व्यक्ति से व्यक्ति जो है इंटरेक्ट करता है, उससे प्रश्नों के सवाल जवाब करता है। जो सामूहिक बुद्धि है, क्योंकि विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत था, इस कारण से एक एक व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण में बहुत अधिक समय, अधिक शक्ति, अधिक धन का व्यय हो रहा था। इसीलिए ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाए जिससे एक ही समय में, एक ही साथ व्यक्तियों के विशाल समूह का परीक्षण किया जा सके। और इसी का जो परिणाम है वो क्या निकल कर आया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसकी अगर कभी सीमाएँ पूछा जाए तो जो आपने देखा अभी कौन-सा व्यक्तिगत, तो इसमें बहुत समय लगता है। तो समय, शक्ति, इन सब का अधिक व्यय होता है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। अब इसके अंदर कौन-कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं, ज़रा हम उस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो जो बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें सबसे पहले आता है अल्फा आर्मी परीक्षण। दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। ये पहला आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। अगला है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। अगला है
उदलमन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, पांचवा है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। ये सारे नाम आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला जो परीक्षण है वो है डॉक्टर प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण। अगला जो है फलोटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। लास्ट वाला है नाथेम्बरलैंड टेस्ट। ये सारे जो थे ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। और ध्यान रखिएगा, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के समय तब हुआ था जब पहली बार अमेरिका ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। तब तब अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसने बुद्धि परीक्षण के निर्माण के लिए एक समिति बनाई थी। और इस समिति ने 1921 में आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये जो आपने ऊपर देखे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये दोनों आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा का निर्माण हुआ था। कब? 1921 में। इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो इस परीक्षण के आधार पर अमेरिकी जो सैनिक थे, अमेरिकी सैनिकों का बुद्धि परीक्षण किया गया और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में इस योग्य व्यक्ति की सेना के अधिकारी और सैनिक के लिए इनका चुनाव किया गया। अब जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, इसका निर्माण शिक्षित व्यक्तियों और बुद्धिमापन के लिए किया जाता है जो कि अंग्रेजी जानते थे। दूसरा जो था आर्मी बीटा परीक्षण, ये परीक्षण उन लोगों के लिए तैयार किया गया था जो अनपढ़, अशिक्षित थे और अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो जो पहला था ये आर्मी अल्फा परीक्षण, ये ऐसे इनका निर्माण शिक्षित व्यक्तियों के बुद्धिमापन के लिए किया गया था। और अगर पूछा जाए कि आर्मी बीटा का जो परीक्षण का निर्माण किया गया था वो किसके लिए किया गया था, तो वो किया गया था जैसे जो वहाँ पर अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए किया गया था। आप इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी ये सारे नाम ध्यान रखेंगे कि कौन सा आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। ठीक, अब अगली बात हम करेंगे किसकी? अगली बात कर लेते हैं हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर शाब्दिक रूप से देना होता था, यानी कि वो शब्दों के माध्यम से देता था। परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर मौखिक या फिर लिखित रूप से दे सकता था, लेकिन उसे देना था शब्दों में। या फिर और सरल भाषा में हम समझे तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनके पदों में भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और परीक्षार्थी को उन प्रश्नों का उत्तर लिखित या फिर मौखिक रूप से देना पड़ता है, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब इस परीक्षण में पेपर पेंसिल का उपयोग किया जाता है। अब जब व्यक्ति को लिख कर देना है तो उसके लिए पेपर पेंसिल की आवश्यकता तो होगी ही, तो इसके लिए उसको पेपर और पेंसिल की आवश्यकता होती थी। अब ये परीक्षण व्यक्तिगत या फिर सामूहिक एवं गति या फिर शक्ति दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल को ध्यान रखना है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे आपने अभी देखा कौन सा व्यक्तिगत और आपने देखा सामूहिक। तो अब जो आपने एग्जाम्पल देखा था व्यक्तिगत और सामूहिक में, उसी में से कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आता है? आर्मी अल्फा परीक्षण। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण आता है और आर्मी बीटा परीक्षण भी आता है। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि जो ये आर्मी अल्फा परीक्षण था और जो आर्मी बीटा परीक्षण था, ये कब उपयोग में आया? तो ये जो अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध ने, जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, तब ये चीज इसकी खोज हुई, इसका आविष्कार हुआ, इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो जो
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, उसके अंतर्गत ये आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण आते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जलोटा का बुद्धि परीक्षण भी आता है, डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण भी आता है, और विनय साइमन बुद्धि परीक्षण जो है, ये भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये आपने देखा कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे कौन कौन से होते हैं। अगर हम अशाब्दिक की बात करें, तो अशाब्दिक में क्या होता है कि ये वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें आपको भाषा और शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है, बल्कि आप क्रियाओं के माध्यम से क्रियात्मक रूप से बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए इस ये आपका परीक्षण है, इस परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है वो बोलता नहीं है, क्रियाओं के माध्यम से ही वो चीजों को बताता है। ठीक, और जो ये अशाब्दिक होते हैं ये भी व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकते हैं। ठीक, तो आपको इसमें बस यही इतना ध्यान देना है। आगे क्या आ जाता है, अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि की। ठीक, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि के बारे में बात किसने की, हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं। और बुद्धि लब्धि आपको पता है आईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आईक्यू क्या होता है जरा हम उसको समझ लेते हैं, और एक उदाहरण के माध्यम से आईक्यू निकालना भी देखेंगे। ठीक, तो जो बुद्धि लब्धि है, बालक में सर्वप्रथम स्टर्न ने मानसिक आयु के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। अब हम बुद्धि लब्धि समझने से पहले थोड़ा मानसिक आयु समझते हैं कि मानसिक आयु क्या है, जो कि यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो मानसिक आयु से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी बालक अपनी वास्तविक आयु यानी कि जो उसकी शारीरिक आयु है से कितनी अधिक मात्रा में बुद्धि परीक्षण को पास कर लेता है। अगर कोई बालक अपनी आयु के अनुपात में अधिक आयु के बुद्धि परीक्षण को पास कर लेता है, तो वो कुशाग्र बुद्धि वाला बालक कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो मानसिक आयु होती है वो अधिक होती है। और जैसे कोई 10 वर्ष का बालक है, अगर वो जो अपने से अधिक आयु यानी कि जो 12th वाले क्वेश्चन हैं उनको आसानी से कर लेता है, मतलब ये हुआ कि उसकी मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से अधिक है। इसी तरह से अगर बालक केवल अपनी ही आयु की बुद्धि परीक्षण को पास कर लेता है, तो वो सामान्य बुद्धि का माना जाता है, क्योंकि उसमें शारीरिक और मानसिक आयु जो है वो दोनों बराबर होता है। अगर लेकिन अगर बालक अपने से कम उम्र के बालकों के लिए जो बुद्धि परीक्षण निर्धारित किया गया है, सिर्फ उसे ही पास कर पाता है, तो वो मंद बुद्धि का माना जाता है। मतलब इससे क्या आपको समझ में आता है कि अगर कोई 8 वर्ष का बालक है, वो 10 वर्ष के बालकों के लिए जो बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया है, उसको हल कर लेता है, उसको पास कर लेता है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष माना जाएगा। इसी तरह से अगर जो 10 वर्ष के लिए बच्चा है, वो 10 वर्ष का ना करके 8 वर्ष का करता है, तो वो मंदबुद्धि का कहलाता है। अगर जैसे जो 10 वर्ष के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, वो 10 वर्ष का ही बच्चा कर पा रहा है, तो इसका मतलब जो उसकी मानसिक आयु है, वो क्या है? बराबर है। ठीक? तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। सर्वप्रथम स्टर्न ने मानसिक आयु के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। अब बुद्धि लब्धि से तात्पर्य मानसिक परीक्षणों के आधार पर शारीरिक आयु के अनुसार मानसिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, तो एक फार्मूला होता है आईक्यू निकालने का, वो क्या है? थोड़ा सा हम उसे भी देखते हैं। तो जो बुद्धि लब्धि होता है उसका सूत्र निकालने का तरीका होता है कि बच्चे की मानसिक आयु क्या है, वास्तविक आयु क्या है, और उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे ये हो गया मानसिक, और उसके नीचे हो गया वास्तविक, और यहाँ पर हो गया 100। ठीक, तो
इसको हल कैसे करेगा बच्चा, यानी कि उसको इसी सूत्र के माध्यम से वो सॉल्व करेगा। बच्चे की आईक्यू को हम पता करेंगे, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, माना ऐसा कोई बच्चा है जिसकी शारीरिक आयु जो है वो 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि उसका आईक्यू कितना है। तो अभी अभी आपने आईक्यू का फार्मूला देखा, एमए यानी कि जो मेंटल एज है और जो क्रॉनिकल एज है, ठीक, इंटू 100, यानी कि उसका जो मानसिक आयु है वो कितना है, 12 है, ठीक। और उसका जो शारीरिक आयु है वो 10 है। अब उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये जीरो कट हो गया और ये इसमें आके 12 को 10 से गुणा कर दिए तो आ गया 120। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहीं-कहीं आपको आईक्यू दिया रहेगा और मेंटल एज दिया रहेगा। आपको क्या निकालना होगा? क्रोनिकल एज निकालना होगा, यानी कि वास्तविक आयु निकालना होगा। अगर आपको मानसिक आयु और वास्तविक आयु दिया गया है, तो आपको आईक्यू निकालना होगा। मतलब आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक? तो यहाँ से ये कई बार, एक बार नहीं, कई बार आपसे पूछा गया है कि आईक्यू निकालने का या फिर बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक? तो आपको बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला है उसको ध्यान रखना है। क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक? अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आईक्यू निकाला है, जो आईक्यू निकाला है उसके आधार पर बताया है कि बच्चा किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक? अगर कोई बच्चे अगर किसी बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू है, वो 20 से कम है, अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू आ रहा है वो 20 से कम है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? तो वो जड़ बुद्धि का कहलाएगा, ठीक। अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू है वो आता है 20 से 50 के अंदर में, तो उसे हम हीन बुद्धि का कहेंगे, ठीक। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का जो आईक्यू है वो 50 से 70 के बीच में आ रहा है, तो वो मूर्ख कहलाएगा, ठीक। अगर किसी बच्चे का 70 से 80 के बीच में आईक्यू आ रहा है, तो वो सीमावर्ती कहलाएगा। अगर किसी बच्चे का 80 से 90 के बीच में आईक्यू है, तो वो मंद बुद्धि का कहलाएगा। ये आपसे पूछा जा चुका है, ये आपसे पूछा जा चुका है, यानी कि ये वाला आपसे पूछा जा चुका है, ये आपसे पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक? तो शायद से ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो जो 80 से 90 है उसको हमने मंदबुद्धि कहा। जो बच्चे 90 से 100 के बीच में है जिनका आईक्यू, वो सामान्य बुद्धि के कहलाते हैं, ठीक। जिन बच्चों का 110 से 120 के अंतर्गत के अंदर में आता है आईक्यू, वो श्रेष्ठ या फिर तीव्र बुद्धि के कहलाते हैं। आगे अगर बात करें तो 120 से 140 के बीच के बच्चे जो हैं वो अति श्रेष्ठ कहलाते हैं और 140 से जो अधिक हैं वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं। अब इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक? तो 1-2 लोगों का और वर्गीकरण है, मैं उसे टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक? टेलीग्राम का चैनल आपको जो है वो लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जॉइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? तो ये तो हमने ये देख लिया, जैसे ये किसी के अनुसार नहीं पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसके अनुसार, कभी-कभी कुछ वैज्ञानिकों का नाम भी दे देता है और बोलता है कि इनके अनुसार कि कौन से बच्चे मंद बुद्धि में आएँगे, कौन से सामान्य बुद्धि में आएँगे और कौन जड़ बुद्धि में आएँगे, ठीक? तो आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा और जो मैं टेलीग्राम पर दूँगी उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक? तो ये तो हमने बात कर ली आईक्यू की। अब हमें क्या बात करना है? अब हम देखेंगे कि बौद्धिक विकास की विशेषताएँ क्या हैं?
क्या होता है बौद्धिक विकास की विशेषता? तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि जो ये बौद्धिक विकास है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक विकास जो होते हैं, उसी के तरह ही जो बौद्धिक विकास है, ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है। क्योंकि बुद्धि एक सूक्ष्म शक्ति होता है, इसका विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे जन्म के बाद बालक अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति रोकर करता है, तब उसे वातावरण की इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वो परिपक्वता और अधिगम से वो अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है, फिर विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण भी करता है और उससे वातावरण संबंधी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बनते हैं और अंत में बच्चा चिंतन, कल्पना, स्मरण, तर्क इन सभी के आधार पर सुनियोजित क्रियाओं को करता है। तो क्या होता है कि बच्चा जो उसका बौद्धिक विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपने हर एक विकास देखा है, चाहे वो संवेगात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, गत्यात्मक हो, कोई भी विकास हो, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। ठीक। अगली विशेषता क्या है इसकी? अगली विशेषता ये है कि बौद्धिक विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल होता है। बुद्धि जो होती है, ये एक जन्मजात योग्यता होती है। इसका जो निर्धारण होता है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है, बालक के जन्म से पहले ही हो जाता है। मगर इसके विकास में जो वातावरण है वो अहम भूमिका निभाता है। बुद्धि का विकास वातावरणीय कारकों के द्वारा भी प्रभावित होता है। जब आप बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वातावरण बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर किसी बालक की बुद्धि तो कुशाग्र है, लेकिन अगर उसे सीखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला, प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं हो पाएगी। उसकी बौद्धिक क्षमताएं उतनी विकसित नहीं हो पाएंगी जितना उसे होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ये समझते हैं कि जैसे गांव के भारत के जो गांव हैं, गांव में गरीब परिवारों के जो कुशाग्र बुद्धि के अनेक बच्चे होते हैं, लेकिन शिक्षा के अवसर की कमी, विद्यालय का अभाव और तमाम प्रकार के ऐसे कारण होते हैं जिससे उनकी विकास नहीं हो पाता है। तो उनके बुद्धि का विकास कैसे हो पाता? अगर उनको अच्छा वातावरण मिलता, उनको सीखने का अवसर मिलता, उनको पढ़ने लिखने का अच्छा अवसर मिलता, तो वो क्या होते? तो उनका भी बौद्धिक विकास अच्छा होता। अगला है बौद्धिक विकास क्रमिक होता है। तो किसी भी बालक का जो बौद्धिक विकास है वो रातों रात नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कल तक जो बच्चा सामान्य बुद्धि का था, वो सुबह सोकर उठा तो बिल्कुल कुशाग्र बुद्धि का हो गया। जो ये बुद्धि होती है, ये क्रमिक गति से चलती है। बौद्धिक विकास क्रम में बालक संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रतिक्रियाएं करता है, उसके बाद विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है। फिर उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका निर्माण करता है और सबसे लास्ट में वो अपने चिंतन, तर्क, समझ, उचित निर्णय इन सभी के द्वारा अच्छे अंजाम को प्राप्त करता है। ठीक। अगली जो विशेषता है वो है कि बौद्धिक विकास जो होता है वो विगत और वर्तमान के अनुभवों का योग होता है। तो बौद्धिक विकास क्रम में बालक जो कुछ भी सीखता है वो भूत का और वर्तमान का जो उसका अनुभव होता है उसी पर आधारित होता है। यानी कि जो उसने भूत में किया था, पास्ट में किया था, और जो उसका वर्तमान है उसके अनुभव के आधार पर वो सीखता है और वो विगत अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करता है, उससे कुछ नया सीखता है और फिर अपनी जो उसकी चिंतन शक्ति है, जो कल्पना शक्ति है, उसका उसके द्वारा वो मन में विचार करता है, सही निर्णय लेता है।
उदाहरण के लिए आप इसके लिए एक अच्छा उदाहरण ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बालक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आगे आना चाहता है और सचिन तेंदुलकर की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बल्लेबाजी करके अपना नाम कमाना चाहता है, तो पहले वो विगत अनुभव के आधार पर ये ज्ञान प्राप्त करता है कि उसके खेल का प्रदर्शन काउंटी क्रिकेट में या फिर एक दिवसीय खेल में या फिर जो टेस्ट मैच में है, वो किस स्तर का है। ठीक? तो वो अपने विगत अनुभवों और वर्तमान के अनुभवों पर अपने बौद्धिक विकास को करता है। अगला है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जो है वो अधिगम और परिपक्वता की देन है। बौद्धिक विकास में अधिगम और परिपक्वता जो होते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने शारीरिक विकास में देखा था, तो उसमें भी जो अधिगम होता है, जो परिपक्वता होता है, वो दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को अधिगम ना कराया जाए, तो वो परिपक्वता के बाद, जैसे हमने एक उदाहरण देखा था सीढ़ी चढ़ने का। अगर बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, आप उसे कितना भी प्रशिक्षण दे दीजिए, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन बच्चे के अंदर परिपक्वता आ गई है, लेकिन आपने उसे कभी सीढ़ी चढ़ना ही नहीं सिखाया, आपने उसे प्रशिक्षण ही नहीं दिया, तो बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। तो वैसे ही जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास में अधिगम और जो परिपक्वता होते हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक? क्या करते हैं? महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे जब जब तक बालक के जो मस्तिष्क है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान है, तंत्रिकाओं में परिपक्वता नहीं आती है, तब तक बालक में समझ, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्षमता नहीं विकसित होती है। परिपक्व मस्तिष्क में ही सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, धारण करने, ये सारी क्षमताएं विकसित होती हैं। ठीक? अगली जो बौद्धिक विशेषता है, वो क्या है कि बौद्धिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही माता के उदर में पल रहे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका भी बौद्धिक विकास अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही खेत में धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे बीज अगर बो दिए जाएँ, तो उन्हें एक ही माली रोज़ पानी पिलाए, खाना दे, उनकी रखवाली करे, लेकिन उन बीजों में अलग-अलग ही पौधे निकलेंगे। एक जैसे पौधे तो निकल नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है, वो भी अलग-अलग होता है। अध्ययनों में ये भी पता चला है कि बुद्धि लब्धि समान होने पर भी जो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बौद्धिक विकास में समानता देखने को नहीं मिलती है, भले ही उनका जो आईक्यू है वो सेम हो। ठीक? अगली विशेषता है कि बौद्धिक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो बौद्धिक विकास का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और खेल, इन सब के विकास से गहरा नाता होता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर शरीर अस्वस्थ होता है तो मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। मानसिक अवसाद होने लगता है बच्चे को। मानसिक विकास अवरुद्ध होने से ही बौद्धिक विकास भी रुक जाता है। इसी तरह से जो संवेगात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास में बाधा पहुंचने पर सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। तो बालक का समाज के साथ अच्छा समायोजन नहीं हो पाता है। तो जो ये बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास अन्य विकास के पहलुओं से अंतर संबंधित होता है। अगर एक जो क्षेत्र का विकास है वो डगमगाया, तो और सारे विकास भी डगमगा जाते हैं, उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। लास्ट है लास्ट है कि बौद्धिक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास में शिक्षण और निर्देशन, इन दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब बालक
विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ पहले वो अपने कक्षा में विद्यार्थियों के साथ समायोजन करना सीखता है। फिर विद्यालय के शिक्षकों की आज्ञा मानता है और उनके कहे अनुसार कार्य भी करता है। धीरे-धीरे विद्यालय की सुनियोजित जो पाठ्यक्रम है, उसके शिक्षण से बालक की जो कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति है, चिंतन शक्ति है, स्मरण शक्ति है, इन सारी शक्तियों का विकास होता है। तो जब तक बालक को सुचारुपूर्ण तरीके से सुनियोजित ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक उसका बौद्धिक विकास जो है वो सही से नहीं हो पाता है। बालक को जितना अच्छा शिक्षण निर्देशन दिया जाएगा, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो उतनी ही अच्छे से हो पाएगा। तो किसी भी बच्चे के बौद्धिक विकास अच्छी से हो उसके लिए शिक्षण और निर्देशन दोनों अच्छे से होना आवश्यक है, ठीक? तो ये कुछ बौद्धिक विकास की हमने विशेषताओं को देखा। अभी आज भी हमारी क्लास समाप्त नहीं हुई है। कल की क्लास हमारी बौद्धिक विकास की लास्ट क्लास होगी, ठीक? इससे पहले 2 कक्षाएँ हमारी हो चुकी हैं, आज तीसरी है। कल हमारी चौथी क्लास होगी जिसमें हम बौद्धिक विकास को समाप्त करेंगे, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।